अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इस देश में पहली बार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने नहीं है, बल्कि एक खिलाड़ी, एक टीम और अंपायर के बीच की लड़ाई है। और आज दिल्ली की सड़कों पर जो संग्राम देखने को मिला वो अपने आप में बहुत हैरान करता है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष ने सड़क पर जिस तरह का आज संग्राम किया है, उसने सियासी संदेश बहुत साफ कर दिया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आज दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों ने और खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका और दूसरे दलों ने प्रदर्शन किया, उसने देश भर को अचरज में डाल दिया। राहुल गांधी जिस तरह से प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और उनको आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने आज वो कर दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से बैरिकेडिंग पार की, सभी बाधाओं को तोड़कर वो और उनकी पार्टी के सांसद आगे बढ़े, वो दृश्य पूरे इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर छाया हुआ है। दरअसल वोट चोरी के आरोप बड़े गंभीर हैं और इस मामले में चुनाव आयोग की अपनी भूमिका को उसे बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अब सीमित नहीं हुई है। विपक्ष इस लड़ाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे सड़क तक ले आया है और सड़क से लेकर अब इसे पूरे देश भर में फैलाने की योजना विपक्ष ने बना ली है। राहुल गांधी ने आज जिस तरह से स्पष्ट किया कि ये लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या बेंगलुरु, दिल्ली तक धरना प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि वो इसको एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक इस प्रकरण को ले जाएंगे। वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने जो सबूत प्रस्तुत किए वो चुनाव आयोग से जवाब चाहते हैं। और आज चुनाव आयोग वो 300 सांसदों को लेकर जाना चाह रहे थे, जिसमें दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं मिली। सबको डिटेन किया गया, हिरासत में रखा गया, बाद में शाम को सारे बड़े नेताओं को रिहा किया गया। लेकिन ये मुद्दा ऐसा सुलगा कि जिसकी आंच और तपिश सत्ता पक्ष ने तो महसूस की ही, उससे कहीं ज्यादा चुनाव आयोग ने महसूस की। बहनों भाइयों, दो तीन मसले हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार विवादों में फंस रहा है और चूंकि आधिकारिक रूप से उनका कोई वक्तव्य आता नहीं है, इसलिए क्लैरिटी का बड़ा अभाव है। भारतीय जनता पार्टी का असमंजस यह है, परेशानी यह है कि उसकी लड़ाई अपोजिशन से नहीं है। अपोजिशन बीजेपी को बेनिफिशियरी बताता है, लेकिन बेनिफिशियल को ओरिजिनेट करने वाले को वो टारगेट करता है, वो है चुनाव आयोग। तो ये लड़ाई भारत के विपक्षी दलों बनाम भारत निर्वाचन आयोग है। बीजेपी इसमें बेनिफिशियरी पार्ट हो सकती है, लेकिन मुख्य लड़ाई इसमें खिलाड़ी और अंपायर की है। अंपायर को जवाब देना है। अगर बीजेपी चुनाव आयोग को बहुत डिफेंड करती है तो वो बेनिफिशियरी वाले आरोप को कोई पुष्टि होगी उससे। इसलिए बीजेपी आज का जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर बड़ी ही नपी तुली संतुलित प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर रही है। कारण क्या है कि चुनाव आयोग को जिस तरह से अपोजिशन ने टारगेट किया, सबूतों के साथ तथ्य प्रस्तुत किए, यह माना जा रहा था कि चुनाव आयोग इस पर अपना पक्ष रखेगा। यही मुख्य मुद्दा एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बिहार में भी निकलकर सामने आया, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। यह बताया गया कि इनमें से अधिकांश या तो शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे प्रांतों में, या इनकी मृत्यु हो गई है, या नाम 2 बार 3 बार थे जिनको हटाया गया। यह अब तक के भारत के निर्वाचन में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का इतिहास है कि 65 लाख नाम पहली बार इस देश में किसी राज्य में काटे गए हैं। चुनाव आयोग नाम जोड़ने का अभियान चलाता है, ज्यादा से ज्यादा वोटर जोड़ने का अभियान चलाता है, लेकिन यह पहली बार है कि वोटर्स घटाने के अभियान को चलाया गया। यह बात बिल्कुल सही है कि स्वच्छ मतदाता सूची भारत के निर्वाचन के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है। स्वच्छ मतदाता सूची बने, इसकी डिमांड हर कोई करता है और यह लोकतंत्र के लिए एक अपरिहार्य भी है। लेकिन बहनों भाइयों, स्वच्छ मतदाता सूची के नाम पर भारतीय मतदाताओं का नाम न कटे, यह भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो एसआईआर का प्रकरण हो और चाहे अब वो वोट चोरी का मामला हो, अपोजिशन सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़े हुए। आज तो गजब हो गया। आज तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी बहुत बवाल हुआ।
लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर जगह जबरदस्त टकराहट चल रही है। इस टकराहट का अंजाम क्या होगा? बहनों भाइयों, यह कोई साधारण राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह भारत के डेमोक्रेसी को रिडिफाइन करने की लड़ाई है। और इसमें सच्चाई क्या है, यह जनता के सामने आना बेहद जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति और डेमोक्रेसी परसेप्शन से चलते हैं। पब्लिक परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, जन धारणा जिसे हम कहते हैं। अगर लार्जेस्ट अपोजिशन की तरफ से इतने बड़े गंभीर चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो पब्लिक परसेप्शन भी यही जा रहा है। उस परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो भारत निर्वाचन आयोग को सामने आकर एक एक धागे खोल देने चाहिए, बता देना चाहिए देश को कि नेता प्रतिपक्ष गलत आरोप लगा रहे हैं, इस देश का अपोजिशन गलत आरोप लगा रहा है। यह बात प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन पहले यह बात चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कही है कि 65 लाख जिन लोगों के नाम काटे गए हैं बिहार में, हम कारण नहीं बताएंगे, हम नाम भी नहीं देंगे। तो क्या व्यवस्थाओं से, विधि विधान से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है भारत का निर्वाचन आयोग? बहनों भाइयों, ये हठधर्मिता ही दरअसल मुख्य मुद्दा है। अगर आप गंभीर से गंभीर विषयों को उनके सवालों के जवाब के साथ सुलझाते हुए आगे आते हैं, पेचीदा से पेचीदा मुद्दे भी हल हो सकते हैं। लेकिन यह मुद्दा अब टकराहट की ओर बढ़ रहा है। एसआईआर से होती हुई बात वोट चोरी तक पहुंच गई है और यह गंभीर रुख अख्तियार कर रही है। बहनों भाइयों, राजनीति में इस तरह के बड़े आंदोलन कभी कभी बड़े विस्फोटक मुहाने पर पहुंच जाते हैं। इसकी चिंता सभी स्टेक होल्डर्स को करनी चाहिए। आज प्रदर्शन के दौरान आइए कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएगी। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में, कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। उनको चुनाव आयोग ने 30 प्रतिनिधि को मिलने की अनुमति दिया है। अगर आप उस प्रतिनिधि ना जाके आप एक समूह खड़ा करके फोटो ऑप करना चाहते हो तो आप ही के पास उत्तर है। आप ऐसे अराजकता को देश में प्रश्रय देना नहीं देना चाहिए, मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। आप ही खुद कहते हुए 30 लोगों का अनुमति चुनाव आयोग ने दिया था। आप उस 30 प्रतिनिधि को, क्या आपकी इंडी गठबंधन की जो बैठक बैठते हो, क्या आपकी सारे पार्टी के एमपीओ को लेकर बैठते हो क्या? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजलक्ष्मी जोशी दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुंवर अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और शुभ्रांश राय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, आज तो बड़ा गजब प्रदर्शन हुआ। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि क्या ये वोट चोरी का आरोप चुनावी माहौल गरमाने की रणनीति है, या राहुल गांधी उन ठोस सबूतों को चुनाव आयोग को देना चाहते तो उन्हें परमिशन नहीं मिली? देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर वो आक्रमण करते ही आए हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं पहले के, और आज भी जो उन्होंने आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आप एफिडेविट देकर के वो डेटा हमारे सामने रखें, हम आपको जवाब देंगे। अभी मैं आपका टेलीकास्ट देख रहा हूं, उसमें राहुल गांधी का ये बयान है कि हम 300 एमपी के साथ मिलना चाहते हैं। यानी कि आप क्या साबित करना चाहते हैं चुनाव आयोग को? आप अराजकता के करना चाहते हैं? आप इतने सारे लोगों को लेकर के वहां जाके किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं? यह राहुल गांधी की मंशा साफ है, जहां पर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि आप शपथ पत्र देकर करके चीजों को बताइए, हम दूर करेंगे। एक तरफ बिहार में जब उसी तरीके जो राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं, बिहार में वो कार्यक्रम चल रहा है, तो बिहार में वो वहां चुनाव आयोग के खिलाफ काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग यहां पर क्यों सख्ती कर रहा है।
अब दूसरी तरफ पूरे देश में राहुल गांधी दूसरी बात कह रहे हैं। हम लोग का तो स्पष्ट ये कहना है कि राहुल गांधी जी भारत विरोधी ताकतों के दबाव में देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं, जनता को भड़काकर देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं, यह मेरा आरोप है। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया हुआ है, वहां पर तारीख भी दी गई है, लेकिन वहां पर नहीं जा रहे हैं। जो बात सड़कों पर कह रहे हैं वो वहां पर जाने के कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह जीजाजी के खिलाफ जो ईडी का अभी जो अभियान चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी जी का ये चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है? और ईवीएम पर झूठ बोला इन्होंने, मुंह की खाई, राफेल पर इन्होंने झूठ बोला, सीमा पर हमारे सेना के शौर्य पर इन्होंने सवाल खड़ा किया, वहां पर झूठ बोला, पेगासस पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट से डांट खाई। अच्छा, अब दो तीन सवाल हैं आपसे, क्विक राउंड एक स्टार्ट करते हैं। अगर 300 एमपी के साथ मिलना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? मिल ले। चुनाव आयोग तो बाहर आते हैं, ज्ञापन लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। देखिए ये तो चुनाव आयोग मिल सकते हो, 300 से नहीं। देखिए ये चुनाव आयोग को तय करना है वो कितने लोगों के साथ मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 लोगों के साथ मिल लीजिए आकर के, चुनाव आयोग ने मिलने से मना नहीं किया। क्या राहुल गांधी पार्टी की मीटिंग में सारे एमपीओ को बैठ करके तय करते हैं क्या? इंडिया अलायंस में क्या उनके नेताओं से बैठ के तय करते हैं या सारे 300 एमपीओ साथ तय करते हैं सारी नीतियां जो करते हैं? आपको इतराज 30 पे था या 300 पे था? हमें किसी पे इतराज नहीं है, वो चुनाव आयोग तय करेगा कैसे मिलना है। लेकिन राहुल गांधी जो राजनीतिक नाटक कर रहे हैं उस पर मेरा ये कहना है कि पहले सेना को उन्होंने बदनाम किया, सेना को के ऊपर आरोप लगाया, सेनाध्यक्ष को कहा गया कि जो है गली का गुंडा है। सुप्रीम कोर्ट एक चीज और समझना चाहता हूं के खिलाफ ब्रिजेश जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बदनाम करने का प्रयास किया, महाआयोग चलाने का उन्होंने जो है षड्यंत्र किया था उस समय। ओके, एक सवाल और है के खिलाफ कि चुनाव आयोग एक बिंदु पर, आलोक जी, सीएजी के खिलाफ उन्होंने जो है षड्यंत्र किया, राष्ट्रपति जी का अपमान किया। एक सवाल लीजिए, पीएम के ऊपर सुपर पीएम मनमोहन सिंह के ऊपर सोनिया गांधी को बैठा करके देश के तो चुनाव आयोग से आपकी कोई बात हो पाई कि वो क्यों नहीं इन सभी आरोपों का जो प्रतिपक्ष लगाता है, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं, आपकी कुछ बात हो पाई चुनाव आयोग से कि आए एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक धागे खोल दें, बात खत्म हो जाए, चैप्टर क्लोज? देखिए ब्रिजेश जी, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो किसी मंत्रालय का अधीन नहीं आता कि सरकार उनसे जवाब तलब करे या पूछताछ करे। वो देश के संविधान की एक रीढ़ की हड्डी है, जिसको विदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया में लोगों ने तारीफ करी है। अपना झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवियों के बेईमानी का फायदा उठा रहे हैं। बुद्धिजीवी बेईमानों का उपयोग कर रहे हैं, आप भी एक बड़ी सोशल मीडिया पार्टी इन्फ्लुएंस का उपयोग कर रहे हैं, आप इस देश में फैलाना चाहते हैं। आप इस देश की रूलिंग पार्टी हैं, आपका भी एक कर्तव्य है कि आप चुनाव आयोग को इस बात का मशविरा दें, उन्हें राय दें कि बाहर आइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपकी छवि भी पर डेंट आ रहा है वो भी खत्म हो और चुनाव आयोग की छवि भी पर भी जो डेंट है वो भी खत्म हो, एक निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता से, स्वच्छता से चुनाव हो जाए। देखिए ब्रिजेश जी, चुनाव आयोग को सरकार डायरेक्शन नहीं दे सकती है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को डायरेक्शन दे सकते हैं क्या? आप वो भी ऑटोनोमस बॉडी है। मैं कह रहा हूं आप पॉलिटिकल पार्टी, आप मशविरा दे सकते हैं। देखिए राहुल गांधी जी जो धींगा मुस्ती कर रहे हैं, उनका फेल नेतृत्व है, देश ने उनको 3 बार नकारा है। सर, धन्यवाद। जब से वो लीडर बने हैं 100 से अधिक सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं सम्मान पूर्वक स्थान दूंगा। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज समाजवादी पार्टी का जो ओरिजिनल आंदोलनकारी रूप है, अखिलेश यादव के रूप में आप लोग जब सामने पाए तो क्या महसूस हुआ आप लोगों को? ये आंदोलन राहुल गांधी का था या फिर अखिलेश यादव का? नहीं, ये आंदोलन इंडिया गठबंधन का है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़ करके उस आंदोलन को एक नई दिशा, नई धार दी है। एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, इनकी बेईमानी से, इनकी चोरी से समाजवादी तेवर के साथ ही लड़ा जा सकता है। ये भागेंगे, पक्का भागेंगे। कांग्रेस को कह रहे हो? नहीं, हम सबको कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो हमारे साथ है, हम कांग्रेस के साथ हैं। सवाल कौन किसके साथ है ये नहीं है ब्रजेश जी, सवाल ये है जो हम लोग 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, जो सब लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। आपको नहीं लग रहा है जिस देश के
लोकतंत्र के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है कि बहुत शानदार लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही। गांव गांव चर्चा है ब्रजेश जी कि प्रधानमंत्री बेईमानी से प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकारें बेईमानी करके सरकार में हैं। ये जनता से नहीं है, ये गरीब किसान मजदूर और पिछड़े दलित इनके वोटों से नहीं है। इन्होंने एक बिठा रखा चुनाव आयोग में अपने लोग, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है। अभी मैं बीजेपी को सुन रहा था, बीजेपी कई नेताओं को सुना, शिकायत क्यों नहीं करते हैं? हाँ, शपथ पत्र के साथ शिकायत मैं उसी पे आ रहा हूं। बीजेपी के पास और एक ही बात है और वही बात चुनाव आयोग कह रहा है, कह रहा कि आप शपथ पत्र दीजिए। आपको याद होगा ब्रजेश जी, 2022 के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दी कि आप प्रमाण दीजिए और कहा आप एफिडेविट के साथ दीजिए। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पत्र के साथ दिया। अच्छा, क्या बायोत दिया है? हाँ, 18,000 शपथ पत्र के बाद आज तक चुनाव आयोग नहीं बोला। धृतराष्ट्र भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, बस बीजेपी का एजेंट है। पर ये तो बैरियर, आप ऐसे नहीं कर ये सकते। बैरिकेटिंग फांद कर प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? क्यों आवश्यकता नहीं? अरे समाजवादी लोग हैं, तो आप peaceful बैरिकेटिंग से protest रोक तो लेंगे। करें। जहां लोकतंत्र खत्म हो रहा हो, परमिशन नहीं थी। आप बैरिकेटिंग छोड़िए, हम सीने पर चढ़ करके जाएंगे हैं? अगर लोकतंत्र खत्म हो रहा होगा तो। क्या बात करते हैं? कैसे बीजेपी सीने की पे चढ़ पुलिस के रोक जाओगे? लेगी। आप तो धमकी की भाषा पे उतर आए। धमकी नहीं, आप नहीं, बताइए, किसी के सीने पे चढ़ के जाओगे ये सर आप? बताइए, इस देश में जिन क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ा है, सीने पर गोली खाई है, पूरा जीवन जेल में बिता दिया है, तब हमको आजादी मिली, तब लोकतंत्र मिला। तो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग अगर वो लोकतंत्र खत्म करेंगे तो बैरिकेटिंग तो बहुत छोटी चीज है। आपने कहा किसके सीने पे चढ़ के जाओगे? पुलिस के? चोरों के सीने में पुलिस रही थी वहां पे, चोरों के, पुलिस के सीने पे चढ़ोगे? चोरों के सीने में चढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो चोरों की तरफ से जो रोकेगा उसके सीने पर चढ़ करके लोकतंत्र बचाएंगे, लेकिन लोकतंत्र बचाएंगे। सर, ये भाषा थोड़ी हिंसा को बढ़ावा देने वाली है। कोई हिंसा नहीं, काहे की हिंसा? ये देश केवल अहिंसा से आजाद नहीं हुआ ना, भारत माता को अलग अलग, मतलब आप ये बंद में धमकी दे रहे हो कि आप वो रास्ता भी पकड़? धमकी नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं जो लोग चोरी कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारी हों, बीजेपी के नेता हों, चोरों की जहां जगह होती है, आप भी जानते हैं चोरों की जगह कहां होती है। मुझे नहीं पता। जब समय बदलेगा सारे चोर आपको जेल में मिलेंगे। ये तो चेतावनी दे रहे हो आप, चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आदत उस तरीके से डाल लीजिए कि आप जेल में अच्छे से रह सकें। ऑलराइट, मैं शुभ्रांश राय को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सबूत पेश कर लिए, देश को बता दिया, तो फिर इतना आक्रामक प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या थी? ब्रजेश जी, चुनाव आयुक्त ने क्या किया है ये तो पूरे देश ने देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उस पर मैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। अभी हमारे साथी सुनील साजन जी ने बताया कि 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग अभी तक अपने घर में बैठ के रख के सो रहा है, उस पर कोई जवाब, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। थोड़ा ठीक कराइएगा, पीछे से इको आ रहा है। नहीं, आप बोलते रहे, मैं ठीक कर लूंगा, आप बोलते रहे, कंटिन्यू। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी इन्होंने एक दूसरा झूठ बोला अमित शाह के निर्देशानुसार कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था। आपने, हमने, सबने छात्र राजनीति से लेकर आज तक देखा है कि ज्ञापन देने लोग जाते हैं, एक समूह जाता है और उस समूह में से कुछ लोग जो हैं वो या तो मिलने जाएंगे या मिलने वाला व्यक्ति उस समूह के पास आता है। आपने तो पार्लियामेंट के बाहर ही रास्ता बंद कर दिया था। अगर देश की आवाज, देश के लोगों का सम्मान, अभिमान जो हमारी सांसद है पार्लियामेंट और उसका नेतृत्व करने वाले जो हमारे सांसद महोदय हैं, अगर ये लोग ही नहीं जा सकते तो चुनाव आयोग की उस बिल्डिंग का क्या मतलब है? सीधी सी बात बता दीजिए।
125 साल की कोई महिला जब पाई जाती है विपक्ष बिहार में, जब 129 साल आपके की, मार्च 119 को साल की, ये सब दिल्ली नंबर पुलिस नहीं ने है। परमिशन कम नहीं और दी ज्यादा होता रहेगा। तो आपको जाने की क्या नंबर आवश्यकता सिर्फ एक थी? ये है कि परमिशन आखिर नहीं थी। इतनी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयुक्त तो गूंगा बहरा बना हुआ है, नरेंद्र मोदी और भाजपा ये बिना बात के उसके वकील क्यों बन रहे हैं? अगर ये सांसद, जिसको हम एक छोटी सी भाषा में समझने की कोशिश करें कि संविधान खतरे में है, तो संविधान क्या है? संविधान आपका अधिकार है, संविधान हर गरीब की आवाज है। और वोटर लिस्ट से नाम किसका कट रहा है या जुड़ रहा है, या कौन कुत्ता कुमार या कौन डागी कुमारी का फोटो लग रहा है, कौन से लोग हैं जो बिना फोटो के वोटर बन रहे हैं, कौन से लोग हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस ये कह रही है राय साहब, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत, राय साहब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बिना अनुमति के आपने प्रदर्शन क्यों निकाला? जी, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बिना अनुमति के। मान्यवर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पूछिए, संजय अरोड़ा से अभी रिटायर नहीं हुए शायद, कि सवाल ये कि चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए पूरी पार्लियामेंट जा रही है, अब क्या परमिशन लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? पार्लियामेंट से बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? 300 सांसदों से बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? देश के विपक्ष से बड़ा है क्या? कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस का सब्जेक्ट है सर। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की पालना भी उन्हें करानी होगी। गुरबे लोग हैं उनसे बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? कानून व्यवस्था जब 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 संसद ही उठ के जा रही है, आप समझिए एक सेकंड ब्रजेश जी ग्रेविटी को, जब पार्लियामेंट ही उठ के जा रहा है अपना ज्ञापन देने, तो अब आपको परमिशन किस चीज की चाहिए? किस चीज की परमिशन चाहिए बता दीजिए। तो अब आपका आगे क्या इरादा है? आज भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति सबसे वैसे एक चर्चा और है मीडिया में कि आज राहुल गांधी के पूरे शो को अखिलेश यादव ने हाईजैक कर लिया। मैं बोल लूं अपनी बात ब्रजेश जी, ये हमारी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक जारी रहेगी, क्योंकि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना कांग्रेस का मूलभूत अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कहां संविधान के साथ है? ओके सर। जब देश के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के साथ उनकी भर्ती करा रहे थे। पूरा प्रोटेस्ट अरेंज किया राहुल गांधी ने, तो ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था। अरे पूरी बारात सजाई राहुल गांधी ने, कंपटीशन नहीं है। और मसला चला गया अखिलेश यादव की तरफ। थोड़ी चिंता आपने करनी चाहिए सर। ब्रजेश जी आप सुनिए, सुन तो लीजिए ब्रजेश जी, आपकी टीआरपी के लिए शायद वो मसाला नहीं होगा। ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई देश के लिए, देश में जो तानाशाही शासन है उनके खिलाफ है। धन्यवाद। ये कहिए अडानी अंबानी की जो सरकार है उसके खिलाफ है। बहुत ना यहाँ कोई धन्यवाद अखिलेश है, ना यहाँ कोई राहुल गांधी है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। मैं कुंवर अजय सिंह को आमंत्रित करता हूं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज तो दिल्ली की सड़कों पर बड़ा ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को मिली। और एसआईआर में आपने देखा होगा कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। आप इसे जायज और सही मानते हैं? मिश्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और बिहार प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि राहुल जी जो आज संविधान की बात कर रहे हैं, अरे नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि जैसे कि हम एक राजनीतिक दल हैं, ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और उसे पूर्ण अधिकार है वोटर लिस्ट संशोधन करने का। जो उसका अपने अधिकार पे अगर चुनाव आयोग कोई कार्य कर रहा है उसमें हस्तक्षेप करना ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। ये उचित है 65 लाख लोग का नाम कटना? देखिए, जहां तक 65 लाख लोगों की बात है तो हम नहीं कह रहे हैं, 65 लाख बिहारियों की बात है। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट बताया है कि 22 लाख लोग मृत पाए गए और उसने चैलेंज भी किया है कि 22 लाख लोगों में से मात्र 30 लोग गिन करके 30 लोग आकर के बता दें कि हम जीवित हैं, अब मुझे मृत घोषित कर दिया गया है। आपने परसों एक एफिडेविट देखा होगा। ये लोग चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं गए। लेट मी कंप्लीट। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी पे भी देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, न कारण बताएंगे और न उनके नामों की सूची देंगे। ये बिहारियों के साथ क्या हो रहा है सर?
देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट को तो बताओगे, चलो ठीक है, आप सत्ता पक्ष को, प्रतिपक्ष नहीं बताओगे, मीडिया को नहीं बताओगे, सुप्रीम कोर्ट को तो बताओगे। आप लिखकर ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग दे रहा है, हम नाम नहीं बताएंगे। ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। आपका क्या हक बनता है? हमारा हक बनता है कि हमारे बिहारियों के साथ नाइंसाफी न हो और जो वास्तविक मतदाता हैं वही मतदान करें। ये जो फेक मतदाता बने हुए हैं, जिनको ये लोग लेकर के काफी चिंतित हैं कि हमारे मतदाता का नाम कट रहा है। अरे फेक जब दो वोटर आईडी इनके पास है तो इन्हें तो डर होगा ही। तो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास भी, विजय सिन्हा के पास दो नहीं, विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जो पटना वाला नाम है उन्होंने काटने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, जो आपके चैनल पे वो दिखा भी चुके हैं कि हम तो रखा ना जी, तो दोषी तो वो भी हम हुए। यहाँ ये कहना चाहेंगे मिश्रा जी, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरे तरफ माननीय अखिलेश जी और तीसरे तरफ हमारे तेजस्वी जी, अगर तीनों जन को हम बारी बारी कहें तो राहुल जी की वो स्थिति है, चूंकि वो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। अब माननीय अखिलेश जी जो संविधान की बात करते हैं, मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, इसमें दूसरा कोई है नहीं। जो इनका पीडीए है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बिना है। ये परिवार डेवलपमेंट A30 है इनकी। उसी तरीके से बिहार प्रदेश की जनता जानती है कि माननीय तेजस्वी जी जो कुछ भी कह रहे हैं, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, ये उनसे भी आगे हैं। तो ये दिल्ली में चाहे जितना भी शोर मचावें, सब लोग मिलकर जितना भी शोर मचाएंगे, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। 65 लाख नाम काटने को आप उचित बता रहे हो? देखिए, हम जो वास्तविक हाँ या ना? जो वास्तविक मतदाता हैं बिहार के मतदान में, उन्हें ही भाग लेना चाहिए। अगर चुनाव लक्ष्मी जोशी स्पष्ट कर, बहुत ही जानी मानी पत्रकार हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। जो मैडम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आम मतदाता क्या सोचता है कि ये एक गंभीर मामला है वोट चोरी वाला, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? नमस्ते ब्रिजेश जी। देखिए, ये जो मामला है बड़ा ही संगीन मामला है, और इसके ये जो है, ये हम बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसी का नाम कट जाता है, किसी का नाम 2-2, 3-3 बार। और मैंने देखा है कि हमारे एरिया में बहुतों के नाम जो है ना, एक ही एड्रेस पे, वो पूरा का पूरा सोसाइटी जो है एक ही एड्रेस पे आ गया है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज जो है, ये बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को। और राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए, ठीक ही वो प्रश्न उठाए हैं, लेकिन मुझे ये इस बात से बड़ी आपत्ति है कि उनको ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है, जो यही प्रक्रिया है, जो ये सब जो डिस्क्रिपेंसीज है, इसको सुधारने की जो प्रक्रिया है, इसके विरोध क्यों है? और अगर उनको कोई भी तकलीफ है, कोई भी उनको प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो ये इस पर से किसी एक पर भी उन्होंने कोई भी पुलिस केस नहीं दाखिला किया, या कोई भी विषय में उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दर्ज की। ये आज भी अगर आप देखें तो आपने एक बड़ा ही सटीक प्रश्न पूछा कि क्या आवश्यकता थी किसी भी ऑपोजिशन लीडर को वो जो बैरिकेड से उसको लांग कर ये इस तरीके के प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हर एक पार्टी से, हर एक राजनीतिक पक्ष से आप 2-2 मेंबर्स आके हमसे बात करिए, आपकी क्या ऑब्जेक्शन है, आप हमसे आके चर्चा करिए। देखिए, उनको ये ना शक्ति प्रदर्शन करना था, न कि चर्चा। अगर चर्चा करनी होती तो वो ठीक तरीके से चले जाते वहां पर। ये भी तो आयोग कर सकता था कि ठीक है, 300 लोग आ गए हैं, स्वागत आपका कैंपस में, 30 लोग ऊपर आ जाइए। देखिए, इतना आप विपक्ष को एडवांटेज दिया क्यों चुनाव आयोग ने? आज तो विक्टिम की तरह खुद को पेश कर रहा है ना विपक्ष, और दिख भी रहा है वो विक्टिम की तरह। जी, मुझे नहीं लगता कि वो विक्टिम की तरह पेश आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप देखिए, अगर अभी भी जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि क्या पुलिस कंप्लेंट से कम है? मतलब जो पूरा संसद जो निकला है इलेक्शन कमीशन की ओर, क्या वो पुलिस परमिशन की क्या आवश्यकता है उनको? और देखिए, ये भाषा जो है ना कि एटम बम फटेगा और आपको एक एक को चुन चुन कर हम एक एक को हम ठीक करेंगे,
ये सब ये जो धमकी की भाषा है, ये मुझे लगता है, आपको क्या इससे लगता है थोड़ा कि सा चुनाव दूर रहना आयोग चाहिए। में राहुल गांधी की इन धमकियों को गंभीरता से लिया गया होगा? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने तो कहा इसका कि मतलब आपको डर का देना माहौल चाहिए होगा? एफिडेविट देना चाहिए आपको। आप क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी है कि कह रहे हैं कि हमने जो शपथ ली है पार्लियामेंट में, वही सबसे बड़ा शपथ है। आप मुझे देखिए, बताएं, अगर- आप तो दिल्ली में बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। राहुल गांधी के इस धमकी के बाद चुनाव आयोग के कर्मचारी और अधिकारियों में क्या, मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि कभी सरकार बदली तो क्या पनिशमेंट होगा, मिलेगा? ये प्रश्न मेरे से है? जी, आपसे। जी देखिए, वो डरते हैं या नहीं डरते ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, या ये जो एक थोड़ा सा ये गुंडागर्दी, या ये एक अलग ही लेवल पे जा रहा है ये सब। और ये देखिए, आपसे एक अंतिम सवाल इस राउंड का है कि क्या चुनाव आयोग को सामने आकर सभी मुद्दों पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि धागा क्लियर हो जाए और इस मसले का समापन हो? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन को आगे आकर के बताना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, सामने बहुत आके शुक्रिया कह आपका। देना मैं चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी को भी आपसे कनेक्ट करता हूं। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज के प्रदर्शन में आपने क्या खास बात देखी वीरेंद्र जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 60-65 लाख लोगों के अगर नाम काट दिए गए हैं तो करीब उसमें 20-22 लाख लोग मृत हैं जिनका सूची में नाम था। अगर वो नाम पड़े रहता तो जो मर गया है वैसे भी वोट डालने ना आता, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान चुनाव आयोग को होता नहीं, तब 40-45 लाख का मामला रह जाता। लेकिन ये संख्या बढ़ गई। और दूसरा ये है कि बिहार में चुनाव है लेकिन लड़ाई यूपी के लोग लड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी पट्टी के राज्य में बिहार एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सटा है, और उसके चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश के सियासत पर बहुत असर डालेगा। और इसीलिए हम लोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश से बैठकर आज दिल्ली और बिहार की चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। ब्रजेश जी, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं और जो सवाल खड़े किए हैं, उसने 1-2 दिन चर्चा बनाए रखी, लेकिन आज के प्रदर्शन ने इस चर्चा को और बल दे दिया है। और खुलासा तो राहुल गांधी द्वारा किया गया, लेकिन आज इस पूरे मार्च का श्रेय अखिलेश यादव के पास चला गया। अखिलेश यादव विपक्ष के बहुत महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे दिल्ली स्तर पर, और जैसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह धरतीपुत्र थे, तो अखिलेश यादव ने उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये साबित किया कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और ऊंची कूद में उन्होंने दूसरी बार ये एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी वो लखनऊ में एक बार गेट फांद गए थे। तो रिसर्च कोई और करे और मौके पे प्रदर्शन कोई और, ये इसी तरह का आज एक मामला हुआ संसद के बाहर। लेकिन देश में वोट चोरी की घटना को लेकर जो एक विमर्श, जो एक चर्चा विपक्ष ने शुरू की थी, वो इधर लंबी खींच रही है, और स्वाभाविक है कि इस पर फिर गांव-गांव तक बात फैलेगी। अब वो उस जमाने में हम लोग हैं। कांग्रेस और आरजेडी से आगे समाजवादी पार्टी निकल रही है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है। जहां तक बात ब्रजेश जी चुनाव में बीजेपी की है, तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में उतना एग्रेसिव अटैक नहीं किया है, क्योंकि ये आयोग का मामला है। आयोग सारी चीज़ों की सफाई देगा, चीज़ों जो आरोप लगे हैं उनके बारे में बाकायदा उसकी जिम्मेदारी है कि उसका प्रमाण वो दे, और उसकी निष्पक्षता और उसकी कार्यशैली तभी बरकरार रहेगी। अब ये जरूर है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हैं कि वो बेईमानी करा रही, गड़बड़ी कर रही है, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। और बिहार चुनाव से पहले
ये विश्वसनीयता साफ होनी चाहिए। वैसे बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार में ब्रजेश जी बहुत चुनाव को लेकर ये लोग बहुत क्लियर रहते हैं, उनका अपना नज़रिया है और वहाँ पर घोषणाएं भी हो रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस बार बिहार में चाहे विपक्ष की सरकार बने और चाहे सत्ता पक्ष की, नौकरी दोनों तरफ से दी जाएगी। एक ने ऐलान किया है आरजेडी ने कि वो जीतेगा तो 10 लाख नौकरी देगा और एनडीए ने कहा कि अगर वो जीतेगी तो 19 लाख नौकरी देगी। तो बेरोजगारों को फायदा है वैसे इसमें। लेकिन जी आज वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण की बात चल रही है, अगर सियासत में नेताओं का शुद्धिकरण हो जाता तो बिहार में ज़्यादा भला हो जाता बिहार राज्य का। लेकिन अभी तो वोटर लिस्ट के नाम पर चीज़ें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। बिहार के बारे में एक छोटा सा चुटकुला बड़ा मशहूर है, मैं आपको सुना दूं कि एक बिहारी बाबू थे तो वो अपनी पत्नी से बहुत खुश हुए तो उनके लिए हीरो का हार लेकर गए जी। तो पत्नी हीरो का हार पाके बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ के बिहारी बाबू को उन्होंने कस के गले लगा लिया। तो पत्नी ने बोला कि अरे तुम्हारा दिल भी तो बहुत कुरकुरा है। तो बिहारी बोले अरे दूर हटो, जेब में बीड़ी बंडल रहा टूट गया। तो ये भी सब बिहार के निराले, ये लग रहा है किसी का व्यक्तिगत अनुभव है जो आपने सुनाया है वीरेंद्र जी। ये सब बैठे, ये अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड वाले तो काफी पटना आते जाते हैं, इनको मालूम होगा जी। वैसे कंक्लूड करें। वैसे अगर भगवान भी, लोग कहते हैं कि चुटकुला ही है कि अगर भगवान आ जाए और कहें बिहारी से कि बेटा ये लो अमृत है थोड़ा से पी लियो, तो बिहारी कहे प्रभु अभी ना पी सकी, तो प्रभु पूछे कहे प्रभु अभी ने गुटखा खाया है थोड़ी देर बाद पी लिए। तो ये भी सब है सिस्टम वहां पर। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें जी। लोकतंत्र में राजा और सरकारें बदलती रहती हैं और एक साहित्यकार ने बहुत अच्छा लिखा है कि सदा के लिए कोई चीज नहीं है। तो सुनिएगा कि सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश और सदा न जुग में जीवड़ा, सदा न काला केस, सदा न फूल खेत की, सदा न सावन होए और सदा न विपदा रह सके और सदा न सुख भी होए और सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भाड़ और सदा न जीवन थिर रहे, सदा न संपत माड़ और सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह और ढलते ढलते दर ढल गई बस तरुअर सी छां। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और पब्लिक परसेप्शन क्या है इसके बारे में जानकारी देने के लिए। बहनों भाइयों, हम दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं जिसमें सीमित समय है सभी प्रवक्ताओं के लिए। मैं सबसे कहूंगा अपनी बारी में अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी को आमंत्रित करता हूं। आलोक जी, अगर वोटर लिस्ट की धांधली के कोई भी गुंजाइश है, कोई भी एक सिंगल एविडेंस है, तो आपकी पार्टी क्या मानती है वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, हमारे लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा है? देखिए, राजलक्ष्मी जी ने एक प्रश्न बहुत अच्छा खड़ा किया कि एक तरफ आप बिहार के प्रोसेस को आप कंडेम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि वो वहां पर सुधार किया जा रहा है। जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब बिहार में कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आपका एजेंडा कुछ और है और बाकी देश को गुमराह करने के लिए आपका एजेंडा कुछ और है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार चोर 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 चिल्ला रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, क्या अखिलेश यादव जी जो जीते हैं क्या वोट चोरी करके जीते हैं, या 37 सीटें आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल गई हैं, अगर तो चोर कौन साबित हुआ? और अगर इस तरह की बात हो रही है तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, लगातार सरकारें यहां पर जीतती आ रही है विपक्ष की, तो क्या वो चोरी करके वोट करके जीत रही है? बड़ा एक सवाल है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का शुरू का ये रिकॉर्ड है कि आरोप लगाओ, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि सबूत दो
तो वो भाग जाएंगे। वहां पर अभी भी जब चुनाव आयोग पे आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने कहा शपथ पत्र दो, तो कहते हैं मैं तो शपथ पत्र नहीं दूंगा, मेरा वचन ही है शासन, यानी कि मेरा जो कह दिया वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। आपको पता होगा ये पहला ऐसा सत्य ये राफेल में भी कहते थे, पेगासस पर भी कहते थे, ये तमाम जो और बातें उठा रहे थे। इन्होंने ईवीएम पर भी झूठ बोला था, जब कहा कि साबित करो तो भाग गए। और सीमा पे, अभी चीन की सीमा पे उन्होंने कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, किसने आपको ये बात डेटा दिया, कहां से आप लेकर के, तो भाग गए। तो राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के मामले में भी शपथ पत्र इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनको बाद में फिर माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे इन्होंने नाक रगड़ करके माफी मांगी। पर ये 18,000 बाइयोत एप्लीकेशन देकर बैठे हैं समाजवादी वाले, इनके मामले को तो कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने निस्तारित नहीं किया। देखिए अब ये समाजवादी पार्टी और चुनाव आयोग जाने, इन्होंने 18,000 दिए या 18 दिए या एक भी नहीं दिया, इसकी सत्यता तो चुनाव आयोग बता पाएगा, या सबूत दें आपके चैनल पे। यही आपने देखा होगा कि चुनाव ये संसद के बाहर तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, संसद के अंदर नहीं कह रहे, क्योंकि वहां पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और उस पर आपको जवाब भी मिलेगा। तो जवाब सुनना नहीं चाहते, सिर्फ आरोप। धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया। रोकना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा शकल है। मणिपुर में तमाम आरोप लगाते रहे ब्रजेश जी, जब संसद में बहस हुई तो भाग गए, जब सरकार जवाब देने खड़े हुई। तो यह एक तरीके का अपनी हार को साबित करने के लिए, अपनी प्रस्ताव बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और इस तरह की बात कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शुभ्रांश राय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ्रांश जी, जब इस तरह के आरोप प्रतिपक्ष लगाता है, आपकी भी फॉलोइंग है, आपके भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, आपकी भी विचारधारा के बहुत बड़ी तादाद में वोटर हैं, जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं तो क्या बहुत जिम्मेदारी से लगाते हैं? क्योंकि जब आप ऐसे चार्जेस लगाएंगे तो मतदाताओं के एक हिस्से का जो भरोसा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, वो कमजोर होता है। ब्रजेश जी, मैं वीरेंद्र जी की बात को आगे बढ़ा देता हूं कि समय किसी का नहीं होता। ये बात चुनाव आयुक्त को भी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेव से सेव की तुलना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक एफिडेविट चाहिए और एक जो दूसरा एफिडेविट आपके पास दिया हुआ उसको बैठ के आप चट्टी बना के बैठ रहे हैं क्या? उसका तो पहले निस्तारण करके दे दीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई विपक्ष का नेता आपके पास मिलने जा रहा है, एलओपी ये बात कह रहा है, जिन्होंने जितने फैक्ट फाइंडिंग आपको दिखाए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास मौजूद है कि कहाँ एक अनजान घरों में 100-100, 200-200, 500-500 लोग वोटर हैं, कहाँ जीत हार में ये चीज़ें पाई गई हैं। कोई उसका छोटा मोटा उदाहरण नहीं है। आपने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हर चीज़ का फैक्ट चेक किया गया। अगर वो फैक्ट चेक नहीं हुआ होता तो आज नरेंद्र मोदी टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा में बैठता है ना, वो बैठ के ऐसे दहाड़े मार मार के कपड़ा फाड़ रहा होता। तो वो तो देश के सामने दिख रहा है। और सवाल चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पे, एक स्वायत्त संस्था की क्रेडेंशियल चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी बीच में काहे घुस रही है जी? व्हाट नेक्स्ट? भारतीय जनता पार्टी अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सड़क पर मुद्दा उठा लिया। विजय सिन्हा का दूध, सुन लीजिए, विजय सिन्हा का दूध, एक मिनट, हाँ, विजय सिन्हा का दूध वोटर कार्ड जो पूरी दुनिया देख रही है, जग जाहिर है, तो उन्होंने दे दिया है। कहाँ दिया है आप देखे हैं क्या? ब्रजेश मिश्रा के पास है उनका कि उन्होंने दिया है कि नहीं, मेरा एक ठो काट दीजिए, या दिल्ली में किसी के पास? हम लोग तो नहीं देखे। अरे भाई सिन्हा जी हैं, बड़े आदमी है, दो ठो वोटर कार्ड रखना तो आम बात है उनको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सड़क पर प्रदर्शन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? ब्रजेश जी, इनसे पूछिए राहुल गांधी एक सेकंड यादव की बात क्यों बोल जाते हैं? मैं एक सवाल कर, विजय सिन्हा की बात तो कर रहे हैं। हाँ। तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। सीपीआई एमएल के जो सांसद है, उनकी बीवी के 2-2 कार्ड हैं, उस पर ही चुप क्यों हो जाते हैं? सिलेक्टिव क्यों है? ओके, राय साहब 20 सेकंड में सर जवाब दे दें, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड। सुन लीजिए भाई। हाँ, अरे मजेदार। आप 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है। तेजस्वी यादव का पहला वोटर कार्ड 20 साल पहले नहीं बना होगा, तो वो आपकी गलती है, आपकी नाकामी आप मानिए। और दूसरा, आपने जो कहा, ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक जाएगा, क्योंकि अगर आवाज सड़क पर नहीं उठाई गई तो सरकार तानाशाह हो जाएगी और हम सरकार को आवारा, पागल और तानाशाह। बहुत शुक्रिया। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। संविधान को बचाने धन्यवाद जो करना होगा वो किया जाएगा। अच्छा ब्रजेश जी, थोड़ा इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, 2 आरोप लगे। एक, बीजेपी की तरफ से कहा गया अगर 18,000 कंप्लेन की हैं सबूत लाओ, सवाल नंबर 1। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड आपके परिवारवाद पर सवाल उठाता है। ठीक बात है। सबसे पहला तो हम केवल ये कहेंगे आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, पूरी पार्टी कह रही कि हमने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं, तो सरकार कहे तो हम सरकार को दे देंगे। हम तो चुनाव आयोग को मान रहे थे कि चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है,
अगर आप कहेंगे तो हम आपके ऑफिस में फोटोकॉपी भेज देंगे। अगर बीजेपी और चुनाव आयोग के प्रवक्ता आलोक जी कहेंगे तो इनके घर कल हम पहुंचा देंगे। लेकिन मानोगे किस तरीके से? आपने एक सवाल किया कि 37 सीटें हम जीत गए। अरे महाराज, अगर आप लोगों ने चोरी नहीं की होती तो हम सीट जीतते 50, गठबंधन जीतता मिलाकर के 70, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 10, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। ये थोड़ा ज्यादा हो इतना गया। जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। आज जो गांव-गांव में अगर इस बात की चर्चा है कि मोदी जी बेईमानी वाली वोट से प्रधानमंत्री हैं, तो ये गलत नहीं भाई है। साहब, आप तो 63 सीट पर चुनाव लड़े थे, आप 70 कैसे जीत लेते? हमने कहा गठबंधन, हम तो अच्छा। 50 कहे कि हम 50 जीतते, गठबंधन हमारा 70 जीतता और ये 10 जीतते। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं जीतते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से नहीं जीतते, वो कम से कम 1.5 लाख से हार जाते। जो बेईमानी से 1.5 लाख से जीते हैं तो वो हार जाते। तो आप सोचिए कौन प्रधानमंत्री होता, सरकार अच्छा, कैसी नीतीश होती? कुमार की पार्टी आपके नेता पे कह रही ठीक बात कि है। सोने का क्या देखिए, चम्मच ऐसा है, नीतीश कुमार जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और उनको घेर के जिस तरीके से बंधक बना करके बीजेपी सरकार चला रही है, ये आने वाले समय में हम आप सब लोग जान जाएंगे। मतलब वो कुछ political भारतीय hostage जनता हैं। पार्टी के एजेंट उनके प्रवक्ता बने हैं, उनकी सरकार चला रहे हैं। उनकी सरकार तो कब्जे में है, वो खुद कब्जे में है, वो बीजेपी के कब्जे में है। कहां है नीतीश कुमार जी? अब कहां है उनकी विचारधारा? वो तो हमेशा पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, पिछड़ों की बात करने वाले लोग, दलितों की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं का शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ कहां है नीतीश कुमार जी? तो लड़ाई दूसरी, मैं एक खत्म कर रहा हूं। जिन लोगों को भी ये लगता है कि राहुल गांधी जी या माननीय अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि चोरों की जगह जेल में है, हम इनको सबक सिखाएंगे, वो भी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब वो देश के हित में नहीं है, वो संविधान के हित में नहीं है, समय चाहिए, देश का भला नहीं चाहता, वो चोरों का भला चाहता है, बेईमानों का भला चाहता है। और इस देश में चोरों की जगह जेल है, तो जेल में डालेंगे, जेल में रखेंगे और जेल में ही जेल कटवाएंगे। आज जेल के अंदर है, अपनी कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप जेल में डालेंगे, जेल में करना चाहते हैं जो आप मतदाताओं के विवेक चोरी कर रहे हैं, जो मतदाता ने आपको भी चुना है और आप दोनों के स्क्रीन पे लाओ भाई, मसला तो कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। सबकी जगह जेल में होगी। ये गुंडागर्दी वार करने वाले आप तो धमकी पे उतर आए, आप तो धमकी पे उतर आए। का अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी, नहीं, जेल क्यों भेजेंगे आप? चोर को कहां भेजेंगे? समाजवादी नहीं, चोर को कहां भेजेंगे? अब चोर को क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? चोर को क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? आप चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, भाषा देख लीजिए, ये नहीं चलेगा। अब संविधान है, अब नहीं चलेगा। ये आपकी तानाशाही और ये दबंगई और ये जो सामंती सोच जो आप लोगों की थी, अब नहीं चलने वाली। चोरी करोगे तो जेल जाओगे और साथ सम्मान जेल जाओगे, ज्यादा चोरी करोगे तो जेल जाने के बाद जो होता है वो भी होगा। क्या होगा? नहीं, ये तो आप चोरी करके ना, ये तो आप गलत भाषा इस्तेमाल कर रहे हो सुनील जी। नहीं, गलत क्यों? नहीं, क्या होगा? हम गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम संविधान की शपथ खा के लोकतंत्र पर भरोसा करके ये लोगों को भरोसा तो धमकीबाजी पर उतर आए। इस देश में लोकतंत्र है, आप तो लोकतंत्र में जो चोरी करेगा उसके साथ चोर वाली सजा होगी। आप तो धमकीबाजी पर उतर आए। नहीं, धमकी कहां है? अरे चोर को सर पे थोड़े बिठाएंगे, चोर को तो जेल ही भेजेंगे। हाँ, लाइट अजय जी बोलिए भाई। ये तो कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ये पॉलिटिकल होस्टेज हैं। हाँ, जरूर। ये जो हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी साहब जो भी कह रहे हैं, चूंकि ये लोग अपनी वास्तविकता को दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है इसी गुंडाई के बल के लिए मशहूर है। गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में, हर जगह इनकी गुंडाई और दबंगई इसी के लिए मशहूर है। जो कि सर एक बात बताओ, 8 साल से बीजेपी है और गुंडाई ये करें कि गुंडाई ठीक क्यों नहीं की जा रही? लोहिया जी की परिवारवाद ठीक की जानी चाहिए और लोहिया जी के समाजवाद और अखिलेश जी का परिवारवाद, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब मार्सिडीज में बैठ करके अखिलेश जी लोहिया की बात करते हैं
समाजवाद की बात करते हैं तो लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग में रोती सर ये अशोक चौधरी और ये लोग साध्वी प्रधानमंत्री चौधरी जी कौन किस है? गाड़ी से ये लोग- मोदी जी किस गाड़ी से ये लोग चलते हैं? समाजवाद नहीं, ये लोग टेम्पो से चलते हैं। समाजवाद का नाम मोदी लेते जी हैं, टेम्पो से चल रहे हैं, लेकिन योगी परिवार जी तंत्र टेम्पो से की चल बात- रहे हैं। परिवार एक तंत्र साधु की बात आदमी करते हैं। जो और इसको किसी कहेंगे- तरीके से इसको कहेंगे। सादा भोजन करके ब्रजेश वो तो जी- काफिले से चल रहे हैं, वो ब्रजेश- संत हो गए। ब्रजेश जी वो यही लोग क्योंकि हैं। आपकी जाति के हैं तो वो यही संत हो लोग गए। हैं हैं? उल्टा और चोर अगर कोतवाल पिछड़ा पकड़ते। दलित अगर उल्टा अच्छी चोर गाड़ी से कोतवाल चले, पकड़ते। एक सेकंड सुनील जी। पिछड़ा जब- दलित अगर अच्छी जब- गाड़ी से जब चले भाभी तो चुनाव सामंती जीत जाती सोच है। के लोगों के सीने में ब्रजेश सांप जी, लौटने लगता जब है। भाभी चुनाव जीत निर्विरोध। जाती है, निर्विरोध तौर पे उस दिन चुनाव आयोग बहुत अच्छा अच्छा, था। एक सवाल मेरा अर्थात है आपसे। मीठा मीठा गप और खट्टा अजय खट्टा जी चोर। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। आपने परिवारवाद की बात कही, जी अशोक चौधरी आपकी पार्टी में है? हैं। उनकी बेटी क्या नाम है? उनकी बेटी लोक जनशक्ति से हैं, वो हमारी पार्टी वो में क्या नहीं है? सांसद हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है? वो हमारी पार्टी में नहीं है। दिलाया तो टिकट आपने गठबंधन नहीं, से। हमारे पार्टी में नहीं है। गठबंधन हमारा तो पार्टी- दिलाया। हमारा गांधी लोहिया Thank you, जेपी sir. और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए माननीय नीतीश कुमार Thank you, जी ने sir. जो 20 सालों से राजलक्ष्मी जी बिहार को में बुलाया जाए। धन्यवाद। शासन की सरकार बहुत चलाया शुक्रिया। है, मैं बहन Thank you, sir. राजलक्ष्मी की बातों का समर्थन करता हूं, ये जो बताइए, बार बार भगवान कहती कुमार है। जी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है या नहीं है? हम स्पष्ट कहते हैं कि पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट ए30 ओके, बन करके ही राजलक्ष्मी रह जी गया। को लाया पिछड़ा जाए। दलित इस बात को अल्पसंख्यक स्पष्ट करना मुसलमान होगा। पीडीए में सर सब धन्यवाद, हैं। थैंक यू। और ओके PDA राजलक्ष्मी ने ही जी, एनडीए का बाजा बजाया धन्यवाद है। धन्यवाद। राजलक्ष्मी जी आप मुझे बताइए, इस तरह का जो कुछ भी हो रहा है इससे क्या मतदाताओं का भरोसा हिलेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे? क्योंकि कोई भी विचारधारा का है, जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस का वोटर है, सपा का वोटर है, उसके मन में तो ये धारणा जाएगी कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चोरी हो रही है। इस धारणा को ठीक कैसे किया जाए? ब्रजेश जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लिस्ट है ना, इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज बहुत वर्षों से चल रही है और इसमें बार बार सुधार किया जा रहा है और इसमें जो है जो ट्रांसपेरेंसी भी लाने की कोशिश कर रही है इलेक्शन कमीशन। और मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर की जो विषय है, जो वो एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें जो भी अगर सुधार होने की कोई भी गुंजाइश है या कोई भी आपको किसी को कुछ सजेशन है तो वो अच्छी तरीके से देनी चाहिए। और अगर किसी को कुछ कंप्लेंट है और अगर इलेक्शन कमिशन उसको एंटरटेन तो आप इस मसले का समाधान क्या सजेस्ट कोर्ट में करती जाइए। आप इस कोर्ट मसले में का जाइए, समाधान कोर्ट क्या का- सजेस्ट करती हैं? देखिए, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। तो ये राजनीतिक पक्ष भी, अभी देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक 4 अगस्त को एक उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि कितने राजनीतिक पक्षों ने कितना क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, उन्होंने क्या क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज किए जी। हैं। तो उन्होंने पूरा एक लिस्ट दिया है, एक पूरी सूची है यहाँ पर, देखिए जी पूरी सूची है, आपने भी देखी होगी। उसमें कोई भी एक राजनीतिक पक्ष ने एक भी क्लेम या सजेशन या एक भी ऑब्जेक्शन नहीं डाला है। ये 4 अगस्त तक ये बिहार का विषय है। तो ये जो Thank you, है, madam. ये जब उनको टाइम दिया जाता है तब वो करते नहीं है। आप देखिए बूथ लेवल जो एजेंट्स होते हैं जी। वो क्या कर रहे थे। आप थैंक यू मैडम, देखिए बहुत कि- शुक्रिया आपका, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि आज देखिए, आज एक खबर आई है कि कर्नाटका में एक मंत्री हैं राजण्णा, कांग्रेस के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। क्यों रेजिग्नेशन दिया है? क्योंकि वो उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि हमारे खुद के जो बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे थे और जो बीएलओ थे वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने क्या किया? बहुत ये पूरी शुक्रिया। प्रक्रिया होने के बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने आज इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए और आप सबने अपने अपने पक्ष और विचार रखे। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी जो बताएंगे कि फतेहपुर में एक 200 साल के पुराने मकबरे पर किस तरह से व्यवस्थित और संगठित तरीके से हमला किया गया। उस हमले में जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, आईजी, एडीजी और कमिश्नर की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद इस तरह का वहां पर उन्माद किन्होंने फैलाया और उसकी कार्रवाई क्या हुई है, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट आपको हम दिखाने वाले हैं।